आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान। मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो और शाहज़ेब जिलानी। आपको मालूम है अच्छे से कि मुझे जापानी नहीं आती और शाहज़ेब को भी जापानी नहीं आती। आपको थोड़ी बहुत मुझे थोड़ी बहुत आती है। आप चाहे तो मैं आजमा सकता हूं। नमूना पेश कीजिए। वताशी वा ज़रारो देस ओ गेंकी देसुका। मेरा नाम ज़रार है। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। ओनाका गास्वीता, मतलब आपको भूख लगी है? बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है। अच्छा, चूँकि हमें बिल्कुल कोई शुद्ध-बुद्ध नहीं है, इसलिए हमने अपनी आसानी के लिए सोचा तो क्या करें, खुशकिस्मती से जापान से एक बहुत ही नामवर स्कॉलर जो हैं वो कराची आए हुए हैं। तो हमने कहा कि आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाएं, और हमें तो जापानी नहीं आती, तो आपको चूँकि उर्दू आती है और सिंधी भी आती है, तो थोड़ी हमें तालीम दें जापान के बारे में। तो वो राज़ी हो गए और आज हमारे साथ हैं। हमारे आज के मेहमान हैं प्रोफेसर मामिया केंसोकू। उन्होंने 1992 में सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो से उर्दू सिंधी लिसानी ताल्लुक़ के मौजू पे एमफिल किया। इससे पहले आपने टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ के इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ से ग्रेजुएशन की और अब वहीं उर्दू डिपार्टमेंट के सरबराह हैं। जापान में मुझे तो बहुत हैरत हुई, हो सकता है आपको मालूम हो, 116 साल पहले डिपार्टमेंट क़ायम हुआ। अप्रैल 1908 में टोक्यो का स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस था, उसमें हिंदुस्तानी ज़बान का कोर्स शुरू हुआ। उस ज़माने के एक फ्रीडम फाइटर थे जो ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट को वांटेड थे, यानी इश्तिहारी थे, बरकतुल्लाह भोपाली। वो वहाँ इब्तदाई जो टीचर्स थे उनमें बरकतुल्लाह भोपाली साहब थे। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने जापानी हुकूमत पे दबाव डाला और बरकत साहब को वहाँ नौकरी से फारिग कर दिया गया। उसके बाद हमारा पास नाम आता है प्रोफेसर नूरुल हसन साहब बरलास का, जिन्होंने बतौर उस्ताद जापानी सकाफ़त पे जो उर्दू मज़ामीन लिखे। वो दिल्ली से एक बहुत मौक़र अदबी जरीदा निकलता है साक़ी, उसके जापानी अदबी नंबर में शाया हुए थे। ये मैं पार्टीशन से पहले की बात कर रहा हूँ। दूसरी आलमगीर जंग के बाद टोक्यो और ओसाका यूनिवर्सिटी की फ़ैकल्टी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ में बाकायदा उर्दू डिपार्टमेंट्स कायम हुए और टोक्यो के मज़ाफ़ात में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है दायतो बोंका, वहाँ भी उर्दू, हिंदी, बंगाली समेत 9 एशियाई ज़बानें शामिल हैं। वैसे तो बहुत सारी ज़बानों की तालीम दी जाती है, तो बतौर ख़ास हमारे ख़ित्ते से ये ज़बानें भी शामिल हैं। तो ये तो हो गया जापान में उर्दू का बैकग्राउंड। मुझे जो है मामिया केंसाको साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 116 साल पहले आज से जापानियों को क्या ज़रूरत पड़ी थी हिंदुस्तानी या उर्दू सीखने की? आमतौर पे तो ये जो सफ़ारतकार होते हैं उनके लिए कोर्सेज़ वगैरह होते हैं कि जी वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ की ज़बान सीखें, लेकिन आप लोगों ने बाकायदा काम शुरू कर दिया था, तो उस वक्त क्या सोच होगी? अच्छा, सबसे पहले मुझे आप लोगों का शुक्रिया अदा कर लीजिएगा कि इधर आपने दावत दे दी। तो आपका सवाल ये मैं ये कह सकता हूँ, तो इसी ज़माने में जापान और जनूबी एशिया के यानी इंडिया के दरमियान बहुत तिजारती ताल्लुकात बहुत तेज़ पक्का था। इसलिए आपस में बातें करने के लिए यानी दोनों आपस में समझने के लिए ज़बान सीखने की ज़रूरत। आप बुद्धिस्ट कनेक्शन की बात तो नहीं? नहीं। अच्छा, तिजारती। अच्छा, तिजारती। इसलिए हमें शायद उसमें आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उस वक्त शोबा हिंदुस्तानी और शोबा तामिल दोनों कायम किए गए थे। अच्छा, शोबा तामिल? जी हाँ। लेकिन तामिल तो बस 2 साल में बंद हो गए, लेकिन शोबा हिंदुस्तानी जो है अब तक मुसलसल जारी रहते हैं। तो सबसे पहले तिजारती ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो ज़बान सीखने का शौक पैदा हुआ था। इसमें कुछ शायद इसमें एक सियासी पहलू भी शायद हो, क्योंकि फिर हमने देखा है, क्योंकि जाहिर है कि जो जापानीज़ एम्पायर थी और ब्रिटिश एम्पायर थी, कभी ना कभी तो उनके बीच में एक लड़ाई होनी थी जो फिर बाद में हुई। और फिर हमने देखा कि दूसरी जंग अज़ीम के दौरान
इंडियन नेशनल आर्मी का इंतखाब भी हुआ ना सुभाष चंद्र बोस से, फिर बर्मा तक आ हाँ, तो मतलब शुरू शायद बात तिजारत से हुई, लेकिन फिर वो सिफारती ताल्लुकात और इस तरह की कोऑर्डिनेशन तक भी गई होगी। जी हाँ, लेकिन उस ज़माने के कॉटन जो है जनूबी एशिया के, जापान के बहुत कीमती चीज़ थी, इसलिए ये हासिल करने के लिए, इसकी चीज़ें लेने के लिए वो ये जनूबी एशिया की बातें समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। इसलिए शोबा हिंदुस्तानी उर्दू कह सकते हैं हम जी कायम किया गया। आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? मेरा इंटरेस्ट, मुझे पहली दफ़ा इस इलाके के बारे में टीवी में देखा था। वो शारह रेशम के बारे में, सिल्क रूट। हाँ, तो ये एक दफ़ा जापान टीवी प्रोग्राम में दिखाई गई थी। तो उस वक्त वो हुंजा की तरफ वो टीवी के टीम गए थे, तो खुबानी के वो बहुत खूबसूरत मंजर दिखाया गया। तो मुझे पता नहीं था कि पाकिस्तान का एक हिस्सा है, लेकिन बाद में पता चला कि ये पाकिस्तान का है। तो हाई स्कूल के ज़माने में ये देखा तो ये एक शौक़ पैदा हुआ कि अगर दूसरी ज़बान सीखना हो तो इसी इलाके का सीखना चाहिए, तो उर्दू का चॉइस किया था। आपका जाना रहा फिर कभी हुंजा? जी हाँ, बिल्कुल। आप गए? 2 दफ़ा गया। वापस ये शुमाली इलाके जात में जापानीज माउंटेन क्लाइंबर्स भी एक ज़माने में बहुत, अरे उन्होंने वहाँ स्कूल भी कायम किया। जी जी, मैं गया हूँ वहाँ। हाँ, मैं गया हूँ। वो मेरा ख्याल है वहाँ एक्सपेडिशन में इंतकाल हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी याद में फिर। That's right. अच्छा, प्रोफेसर साहब, ये जो एक जो शख्सियत आती है इस बीच में पिछले 116 साल में, ताकेशी सुजुकी साहब, उनको जापान का बाबा उर्दू कहा जाता है, क्या वजह है? आप बहुत अच्छे तरह जानते हैं जापान के बारे में। नहीं, लेकिन जो सुनने वाले हैं वो नहीं जानते। अच्छा, तो वो सुजुकी साहब जो है मेरे उस्ताद भी रहे हैं जी। कोई स्कूल के ज़माने में 6 साल के लिए, बीए के 4 साल के दौरान और एमए के 2 साल के दौरान। तो सुजुकी साहब से पहले वो जापान में कोई उर्दू पढ़ने के लिए ग्रामर या कोई रुकत वगैरह नहीं थी, लेकिन उन्होंने सबसे पहली दफ़ा जापान में उर्दू जापानी लुगत या तो ग्रामर की किताब भी तैयार की थी। उससे पहले भी बहुत थी, लेकिन सबसे अभी तक जो इस्तेमाल हम कर सकते हैं वो उन्होंने बनाई थी, इसलिए बहुत बाबा उर्दू कहलाते हैं। और ये 2005 में उनकी वफ़ात के बाद जी शाया हुई थी। 20,000 से ज़ायद अल्फाज थे इस डिक्शनरी में। ये जो उर्दू जापानी डिक्शनरी। अच्छा, उर्दू निसाब भी जो जापानियों के लिए मुरतब करने में उनका अभी मैंने बताया था कि बीए के लिए 4 साल का कोर्स होता है जापान में जी। तो बीए में दाखिला मिलने के बाद सबसे पहले हमें सिखाना पड़ता है अलिफ बे पे से लिखने का क्या तरीका होते हैं, तलफ़्ज़ क्या अदा करते, किस तरह अदा करते हैं। तो और बिल्कुल ग्रामर भी। तो इसे ये लिखना पढ़ना या ग्रामर सिखाने में कोई 1 साल लग जाता है। तो मतलब ये है कि 4 साल में से 1 साल तो ये बेसिक। तो दूसरी साल आने के बाद कुछ पढ़ना लिखना शुरू हो जाते हैं, या तो कोई आसानी कहानियाँ या तो कभी गज़लें या तो कुछ वो जुमला साजी वगैरह, ये दूसरी साल से शुरू होते हैं। अगर हम जापानीज़ ज़बान से तयन करें उर्दू का, कितना मुश्किल, कितना मुख्तलिफ है? मतलब क्योंकि अंग्रेज़ी का जो स्ट्रक्चर है वो एक नॉन इंग्लिश स्पीकर के लिए तकरीबन नाकाबिले समझ है। आपको ये नहीं पता कि कौन सा लफ्ज़ साइलेंट है, कौन सा ये है। मतलब नाइफ को अगर स्पेल करें तो होना तो कनाइफ चाहिए ना, लेकिन है नाइफ, किसी को नहीं पता क्यों। हाँ, जापानीज कदरन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है ना। तो क्या मतलब जापानीज स्पीकर के लिए उर्दू सीखना ज़्यादा आसान है या अंग्रेज़ी? मेरे ख्याल में उर्दू आसान है, क्योंकि वर्ड ऑर्डर जो है जापानी और उर्दू में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने सुबह उठकर नाश्ता किया, इस तरह बिल्कुल जापानी में तरतीब तो इसी तरह बोल सकते हैं। इसलिए जापानियों के लिए उर्दू बोलना बहुत आसान है। यानी आप लोग उर्दू बोलने वालों के लिए भी जापानी इसलिए आसान है। मैंने जो जापानी अभी बोली थी ठीक है या बिल्कुल सही, मैं डूब मरूंगा? बिल्कुल सही। बस मैं इतना ही सुनने आया, सब मैं जा सकता हूँ। अच्छा, ताकेशी सुजुकी के बारे में बताया जो बाबा उर्दू हैं, उनके एक और शागिर्द हैं हिरोजी कताओका।
अच्छा, इन दोनों को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज़ मिला, इनकी जो खिदमात हैं, इसलिए कि सुजुकी साहब ने मंटो की कहानियों पे तनकीदी काम किया, जापानी शायरी का उर्दू तर्जुमा किया है। इसी तरह जो कताओका साहब हैं उन्होंने दीवान गालिब का जापानी में तर्जुमा किया, फैज़ साहब की नज़मों का, इकबाल की शायरी का, मंटो के अफसानों का तर्जुमा किया। इसी तरह ओसाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं सोयामाने, उन्होंने रानी केत की कहानी और गुलाम अब्बास के अफसानों का जापानी तर्जुमा किया है। और प्रोफेसर हगीता हिरोशी, उन्होंने शौकत सिद्दीक़ का जो नावल खुदा की बस्ती उसका जापानी में तर्जुमा किया। और जबकि जो जापानी अफसाना निगार है कोबेबे, उनका तर्जुमा उन्होंने उर्दू में किया है। अच्छा। और आपका जो कदीम तरीन, मैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि ये जो टेल ऑफ गेंजी है, इसको कहते हैं दुनिया का कदीम तरीन नॉवेल। ये कदीम तरीन कैसे है? ये वो जापानी ज़बान या जापान की तारीख़ के बारे में बहुत कम जाना जाता है, क्योंकि जापानी हुरूफ तो बहुत बाद में आया, तो कोई रिकॉर्ड नहीं है जापान के, इसलिए ये सबसे पुरानी कहा जाता है। ये जापानी अंदाज़न कितने हज़ार साल पुराना होगा? ये कोई 1500 साल पहले। सबसे जो कदीम गिलगमेश इस तरह इज द एपिक ऑफ गिलगमेश, एपिक ऑफ गिलगमेश जापान में ये यकीनन सबसे ज़्यादा कदीम होगा। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी अगर आजकल जैसे मेरे जो 2 बेटे हैं, उनसे ज़्यादा बड़ा मांगा और एनिमे का फैन आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, राइट? तो ये मेरा ख्याल है एक तरह से इस नस्ल के लिए जो मतलब जो यंगर जनरेशन है, उनकी जो जापान की तरफ इंट्रोडक्शन है वो एनिमे और मांगा की तरफ है। आपने कभी सोचा है कि कभी इनको उर्दू में तर्जुमा किया जाए, जैसे कि अटैक ऑन टाइटन का हो गया या स्टूडियो घिबली का हो गया? सोचा तो था, लेकिन लेकिन बहुत मुश्किल काम है। काम तो मुश्किल है, काम तो जापानी में तो समझ सकते हैं, लेकिन उसी अंदाज से उर्दू में तर्जुमा करने से मतलब एक तो है ना गूगल ट्रांसलेट, उससे काम नहीं चलेगा, उससे काम नहीं चलेगा। तो लफ्ज़ी तर्जुमा कर सकते हैं, मायने का तर्जुमा करना, और उसका जो वजन है उसको बरकरार रखना। इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जापानी सीखें, पढ़ें। यहाँ पर जापानी कहाँ, बिल्कुल मैंने थोड़ी बहुत सीखने की कोशिश की है, मैं आपको बता देता हूँ, एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। बताओ। तो जब मैं गया था कॉलेज अमेरिका में, तो अच्छा मेरे काफ़ी लंबे बाल होते थे और दाढ़ी भी होती थी, ठीक है, यहाँ तक, राइट? तो मैं गया वहाँ पे, और वहाँ पे काफ़ी जापानी स्टूडेंट्स थे। तो जब भी वो मुझे देखते थे, मैं अपना दरवाज़ा बंद करके ना अपने कमरे में छुप जाते थे। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों। तो फिर बाद में ना जब थोड़ी बहुत दोस्ती हुई ये वो, तो उन्होंने पता लगा कि ये वही साल था जब यहाँ सूबा सिंध में कुछ 4 आपके स्टूडेंट्स आए थे वसेदा यूनिवर्सिटी के, और वो दरियाए नहर पर सैर करने लगे। मतलब हालांकि उनको बोला गया था कि आप यहाँ नहा जाए, और वहां पर वो अगवा हो गए। तो फिर फाइनली उन लोगों ने मुझे पूछा कि यार ये क्या हुआ है हमारे लोगों के साथ? तो मैंने कहा यार वहां पर हम लोग नहीं जाते, आप लोग क्यों चले गए? उसी साल में मैं सिंध में पढ़ता था। उसी साल में आप सिंध में पढ़ रहे थे, तो आपके साथ क्या? आप 5 में थे जो बच गए? नहीं, ये वहां गए नहीं, शुक्र है। हाँ, तो काउंसिलर खाने से फ़ोन आया था मेरे पास अचानक, तो आप कहाँ पर हैं? मैंने बताया वो जामा शरोफ के हॉस्टल में। तो उन्होंने बताया था कि मत जाना बाहर, कभी नहीं मत जाना, ये बस घर में रहना, कमरे में रहना। हाँ। आपका सिंधी सीखने का तजुर्बा कैसा रहा? तो इत्तेफाक से मैं सिंध यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया था। तो उस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी में सिंध यूनिवर्सिटी से वो एक उस्ताद आए हुए थे उर्दू पढ़ाने के लिए, तो उनके मदद से सिंध यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला। तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि उर्दू के अलावा कोई दूसरी ज़बानें भी सीखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में उर्दू के अलावा भी बहुत कई ज़बानें बोली जाती हैं। तो और अब तक उस ज़माने में कोई जापान में सिंधी तो कभी नहीं पढ़ने वाले नहीं थे, तो शायद मैं पहला बन जाऊँगा। ओके, सही है। यूँ सोच के मैं सिंध जामा शरोफ चला गया। तो 2 साल के लिए हर हफ्ते वो 2 दफ़ा, कम से कम 2 दफ़ा सिंधी के उस्ताद के पास जाके तो अगला सवाल अगर आपको करना है शाहजेब, तो फिर सिंधी में ही कर लीजिएगा। आपको याद है, बोल लेते हैं अभी सिंधी? थोड़ी बहुत याद। अच्छा, मां अगर तव्हां खां पुछां त तव्हांखे सिंध जी कहिड़ी ॻाल्हि वधि में वधि वणंदी आहे? मूंखे रबड़ी
रबड़ी पसंद है। अच्छा जी और सिंध में तव्हां घुमिया फिरिया आहियो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नंगल पार करता है। अगर तव्हां शाह लतीफ़ के पढ़ियो? हाँ बिल्कुल, हाला और बार बार। अच्छा ये बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि हम अक्सर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में आजकल मुझे मेरा दिल चाह रहा है मैं यूं करूं अपने आप को कि वो बोल रहे हैं सिंधी और मैं वही बात करने वाला था। चल आप तो अपने ऊपर काफ़ी टफ हो रहे हैं। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ आजकल जो कराची में जो लोग बसते हैं जो सिंधी स्पीकिंग हैं उनके अपने बच्चे सिंधी नहीं बोलते। अच्छा, सिंधी छोड़ दें, उर्दू नहीं बोलते। अगर आजकल आप जो प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे वेल टू डू फैमिलीज में, उनसे आप पूछें कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट क्या है तो वो बोलेंगे उर्दू है और ये पाकिस्तान स्टडीज़ है। अच्छा। तो मैं हैरान हुआ, मैं जब हम बाहर जाकर आए काफ़ी साल, तो मैंने कहा कि यार ये तो हमारी मादरी ज़बान है। हम तो बचपन में उर्दू के अफसाने पढ़ते थे, हमारी ज़बान ये थी, हमें मुहावरे इसलिए पता है, हम अखबार पढ़ते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब ये इट्स वेरी इम्प्रेसिव कि आप ऑल द वे फ्रॉम जापान से आके आप यहाँ पे उर्दू सिंधी सीख रहे हैं। और यहाँ पे हमारे अपने बच्चे जो हैं, हमें एक बहुत शदीद कॉम्प्लेक्स है कि हम अपने बच्चों को ये लैंग्वेजेस नहीं सिखा रहे हैं। क्या मशवरा देंगे आप, क्यों ज़रूरी है ये ज़बानें सीखना? तो अपनी सकाफ़त समझने के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी है मेरे ख्याल में, यह एक लाजमी है। तो इसलिए उर्दू के साथ साथ अपनी मादरी ज़बान है ना, पंजाबी, सिंधी, पश्तो और या बलोची, वो ज़रूर भूलना नहीं चाहिए। तो ये दोनों ज़बानें सीखने से, मतलब अगर पंजाबी हो तो पंजाबी के साथ उर्दू, सिंधी हो तो सिंधी के साथ उर्दू, ये दोनों सीखने से और पाकिस्तान के बारे में। अच्छा, आपने इस पे लिखा भी है, 2 पेपर्स हैं आपके। एक तो वो है मादरी ज़बान और सकाफ़त के स्टडी ऑफ सिंधी इन साउथ एशिया, और एक पेपर आपका है सिंधी ज़बान का पाकिस्तान और भारत में मवाजना। ये मैं जानना चाहता हूँ, इंडिया और पाकिस्तान में जो सिंधी ज़बान है आपने किस तरह फील की? अफसोस के साथ कहना पड़ता है इंडिया में भी सिंधी बोलने वाले बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो अगर सुबह सिंध चले जाएं तो सब लोग सिंधी बोलते हैं, लेकिन इंडिया में कहीं भी सिंधी नहीं बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, लेकिन उसके साथ वो सिंधी भी रहते हैं ना, तो सिंधी बोलने से कौन समझेंगे? तो मराठी बोलना पड़ता है या हिंदी बोलना पड़ता है, तो सिंधी बोलने से क्या? उसकी शायद एक वजह ये भी है कि जो सिंध का जोग्राफियाई एंटिटी है वो सारा का सारा पाकिस्तान में है, इंडिया में है ही नहीं। इंडिया में सिर्फ जो माइग्रेटेड सिंधी हैं वो हैं, और वो पूरे इंडिया में फैल गए। तो इसलिए शायद आपको महसूस होता हो कि हर जगह अलग ज़बान बोली जा रही है लेकिन सिंधी नहीं बोली जा रही है, वो पूरे इंडिया में फैल गए। सिर्फ एक जगह महाराष्ट्र में उल्हासनगर नाम है, एक उल्हासनगर विदुर सिंध में। आपका शौक शुरू हुआ उर्दू सीखने का जब आपने वो डॉक्यूमेंट्री देखी या वो जो टीवी शो देखा हो, लेकिन वो तो हुंजा के बारे में था। तो जब आप हुंजा पहुंचे आपने ये नहीं सोचा कि यार मैंने तो गलत ज़बान सीख ली है, यहाँ पे तो कोई और ज़बान बोली जा रही है? नहीं, मैं यूँ समझा कि ये भी एक पाकिस्तान का एक हिस्सा है। सही है। और मैं अगर उर्दू बोलूँ तो वो समझते थे लोग, लेकिन उनकी मादरी ज़बान जो है शायद शिना है या बुरशस्की है या दूसरी ज़बान थी, लेकिन उसके साथ उर्दू बोलते थे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में रहने के लिए उर्दू तो लाजमी है, लेकिन उसके साथ मेरा ज़ाती ख्याल है कि मादरी ज़बान तो नहीं बोलना चाहिए, ये अहम बात है। अच्छा, हमारे यहाँ देखें जो फैमिलीज़ हैं उनका ये अप्रोच होता है कि जी के बच्चे ने अगर आगे बढ़ना है, बाहर जाना है, तो हमें अंग्रेज़ी सिखानी है। इसलिए वो लोग जिनकी अपनी ज़बान अंग्रेज़ी नहीं है वो बच्चे से टूटी फूटी अंग्रेज़ी में बात कर रहे होते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में कर रहे होते हैं। आपने जैसे कहा कि जापानी भी सीखनी चाहिए, और बिल्कुल सीखनी चाहिए हमें, लेकिन ये इकॉनमी डिटर्मिन कर रही होती है कि आपके अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे आएंगी, आपकी ग्रोथ कहाँ पे होगी। जहाँ तक मुझे पता है, और ज़रा भी शायद इसको वैलिडेट करें, कि हमारे यहाँ जो गाड़ियों की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जापानीज़, उसमें जब लोग आते जाते रहे हैं तो जो लैंग्वेज टीचर्स हैं वो अक्सर उससे रिलेटेड फैमिलीज़ में ज़्यादा घूमते रहे हैं कि टेक्निकल लैंग्वेज कि जो लोग जापानी, जैसे सुजुकी कंपनी है, फलानी कंपनी है ना, टोयोटा है, वहाँ पे जो मैनेजमेंट जैसे जैसे ऊपर जा रही होती है, उनका आना जाना है जापान, तो उनके लिए वो लैंग्वेज ट्रेनर्स रखते थे। फिर उनकी फैमिलीज़ का भी एक जापान के साथ एक क्लोजली रिश्ता बनता था। हमारा जो सिफारत खाना है ज़ाहिर है वो भी इस पर बहुत काम कर रहा है, लेकिन उसके बियॉन्ड हमें नज़र नहीं आता। तो हम पाकिस्तानियों का फॉर एग्ज़ाम्पल जापान के साथ
बिसाइड्स द कार इंडस्ट्री अगर आना जाना है, कोई एक्सचेंज है, तो वहाँ पे आपको नज़र आता है कि अगर जब आप ज़बान सीख लें जापानी तो आपके लिए जापान में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा खुल सकती हैं? जी हाँ, आजकल हुकूमत जापान की तरफ से एक वो अहम तरीका तैयार किया गया है, क्योंकि जापान में आबादी बहुत कम होती जा रही है। हाँ, इसलिए बाहर से लोग बुला के कुछ काम करवाना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान से भी या पूरी दुनिया से कुछ वो एक 12 या 13 किस्मों के काम के लिए, क्योंकि सारा काम रोबोट तो नहीं कर सकेंगे, बिकॉज ये एक इशू हो रहा है। तो और एक बड़ा एक लोनलीनेस का एपिडेमिक भी है। शो ये 12-13 कौन से हैं एरियाज जिसमें ज़रूरत है? ज़राअत के शोबे में, या तो कोई बूढ़े आदमी के देखभाल के लिए, इस तरह के सीनियर के। अच्छा, इस तरह जापानी लोग कम होते जा रहे हैं, इसलिए नौजवान के जो ज़रूरत हो उसी शोबे में। अच्छा, बच्चे नहीं पैदा हो रहे ना ज़्यादा? बहुत कम बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं। लोगों एजेड पॉपुलेशन, ओताकू, ओताकू एक वहाँ पर मतलब एक टर्मिनोलॉजी क्रिएट हो गई है। हाँ, आप बताएं ओताकू क्या है? अच्छा। हाँ, ओताकू है कि मतलब बस मैंने अपने कंप्यूटर के सामने ही बैठना है पूरे दिन, मैंने ना किसी से बात करनी और मुझे कोई शादी या ब्याह या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं। 2-3 दिन के लिए किसी से नहीं बोलने वाले, बहुत मतलब तन्हाई का जो मसला है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप जापानीज सीख लेते हैं तो आप क्या ये कह रहे हैं कि फिर अपॉर्चुनिटी वहाँ पे खुलती है? जी, यू आर बेटर प्लेस कि आपको वीज़ा मिल जाए अगर आप लोग जापान में आना चाहें तो। लेकिन आमतौर पे अभी तक पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए जापान इतनी अच्छी जगह नहीं है रहने के लिए। मतलब कोई बहुत कम जगह है वो नमाज पढ़ने के लिए, और हलाल के चीज़ें बहुत कम मिलती है। सुशी खा ले बंदा, वो तो वैसे ही हलाल है। मछली का तो कोई मसला नहीं है, मछली में तो कोई हलाल नहीं। आम पाकिस्तानी कच्ची मछली नहीं खा सकते ना। हाँ, मैं तो बड़े शौक से खाता हूं। अच्छा, ये जो 10,000 के करीब पाकिस्तानी हैं जापान में, उनसे आपका इंटरेक्शन है? कभी कभार। अच्छा जी, तो वो क्या किस दुनिया में रहते हैं? वो काम आजकल ज़्यादातर जो जापान में रहने वाले पाकिस्तानी जो है वो गाड़ियों के काम करते हैं। अच्छा, उसमें पाकिस्तान के ख़ास इलाके से लोग ज़्यादा हैं या पूरे पाकिस्तान से हैं? जब तक मेरे मुताल्लिक़ है, कोई 90% या 95% वो पंजाब के हैं। पंजाब। अच्छा। पाकिस्तान में भी यही है? अच्छा। उसी रेशो, मेजॉरिटी सूबा है ना हमारा। उसी रेशो। अच्छा, यहाँ पे जब आप मिलते हैं लोगों से, आप आते जाते रहे हैं सन 88 से, तो पाकिस्तानियों से आपको कैसा क्यूरियोसिटी मिलती है जापान के बारे में, ज़बान के बारे में, या इतनी नहीं? मेरे कोई इतने नहीं है, बहुत मेहरबान शख्स हैं लोग, सब लोग, और अच्छे हैं, खाने भी अच्छे हैं। लेकिन एक बात मुझे बताना पड़ता है, हम जापानियों के लिए भी, या तो आप लोग पाकिस्तानियों के लिए भी, आपस में सही मालूमात बहुत कम है। मतलब आप शायद नहीं हैं, लेकिन आम पाकिस्तानियों के लिए जापान में किस तरह के लोग किस तरह के खाने खा कर रहते हैं, ये सब नहीं जानते। इंडिया से ज़्यादा इंटरेक्शन है। जी हाँ। तो हम जापानी भी, मैं तो उर्दू पढ़ता हूँ इसलिए कुछ जानता हूँ, लेकिन आम जापानियों के लिए मालूम नहीं है कि पाकिस्तानी लोग किस तरह के हैं, क्या करते हैं। खबरें आती हैं तो कभी दहशतगर्दी के या तो कोई हादसे के, बहुत खतरनाक समझते हैं। नेगेटिव खबरें आती हैं। नहीं, जैसे मेरे साथ हुआ था। हाँ, वही अगवा कर देगा, इससे भागो। हाँ, जरूर अगवा तो जरूर होते हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं है ना पाकिस्तान। तो क्या यही वजह है कि एक ज़माने में पंजाबी यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी में, मतलब मेरे ज़माने में भी जापानी और चाइनीज़ और थाई स्टूडेंट्स बहुत आते थे, और ज़्यादातर ज़बान सीखने ही आते थे। लेकिन अब आप बता रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में इस वक्त आप एक स्टूडेंट को जानते हैं जो ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में पढ़ता है, और पंजाबी यूनिवर्सिटी में जापानी का शोबा तो है मगर वो सिर्फ कागज़ पे है, मैं तो कोई सिखाने वाला नहीं है। तो ये आपके ख्याल में इसका ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर से है, किससे है कि अब जो जापानी स्टूडेंट्स हैं वो उर्दू और हिंदी सीखने ज़्यादातर हिंदुस्तान जाते हैं? तो एक मैंने अभी बताया था कि पाकिस्तान के बारे में जब जो भी खबरें आती हैं बहुत ख़तरनाक खबरें आती हैं, इसलिए जापानी के आम सोच जो है पाकिस्तान का मतलब है बहुत ख़तरनाक जगह। तो ये हटाए बगैर पाकिस्तान जापान से वो लोग बहुत ज़्यादा नहीं आ सकते। तो
फॉरेन ऑफिस भी इस तरह समझते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा जापान नहीं जाना चाहिए, आना चाहिए। ये अगर हटाया जाए तो वो बदल जाए। हमारे यहाँ अभी आपको पता है कि रिसेंटली बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि चाइनीज़ लोग जो काम कर रहे हैं उनको टारगेट किया गया है। उससे क्या जापान के लोगों में कंसर्न है कि शायद किसी को पता ना हो कि हम कौन हैं और हम भी ना उसकी जद में आ जाएं? लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तानी लोग जो है जापान के बारे में बहुत अच्छा तस्वीर पॉजिटिव रखते हैं। इसलिए हम कोई नहीं सोचते। लेकिन कभी कभी इस तरह का होता है तो चीनी सोच कर चीनी समझ कर हमें कुछ, जैसे 9/11 के बाद 2 सरदार मारे गए। हाँ, उन्होंने कहा ये पता नहीं तालिबान है, हालांकि सिर्फ वो टर्बन पहना हुआ था। तो इस तरह के लोग अमेरिका में हैं, इधर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी हैं। कुछ जो मैंने ये जो कहते हैं ना कि कल्चरल सिमिलर, मतलब ज़ाहिर है कि बहुत चीज़ें होती हैं जो मुख्तलिफ होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमन भी होती हैं। तो एक चीज़ मुझे याद है कि वहाँ पर मैं बैठा हुआ था, एक दावत थी, तो सारे जापानी दोस्त बैठे हुए थे। अच्छा, कोई खाना शुरू नहीं करना चाह रहा था खुद, वो मतलब उसमें यही था कि नहीं आप बड़े हैं, आप स्टार्ट करें। अच्छा, मैं भी उसमें आ गया कि नहीं पहले आप, तो वो हम पहले आप में ना कोई आधा घंटा गुजर गया, उसके बाद फिर वो सुशी थी वो पहले से ही ठंडी थी, कोई मसला, उसका कोई मसला नहीं था। तो फिर वो उससे ना फिर उन्होंने कहा कि यार चले आपके यहाँ भी ये ऐसे होता है। मैंने कहा जी बिल्कुल, हम भी थोड़ा बहुत तकल्लुम कर लेते हैं। मैंने भी ऑब्जर्व किया है, अमेरिका में मेरे दोस्त थे जापानी या इवन कोरियंस भी, तो ये जो है ना कि बड़े का लिहाज करना, अदब करना, डेकोरम मेंटेन करना, सफाई के लिहाज से मैंने नोट किया कि इससे पता चलता है कि आपकी तरबियत जो है आप अपने लोगों की कैसे करते हैं, डिसिप्लिन होना। और हमने जब भी, जैसे आपने सुना कि हमारे यहाँ से सिर्फ नेगेटिव खबरें आती हैं, वहाँ से पॉजिटिव खबरें आती हैं बहुत सारी, और इस तरह के बहुत से किस्से सुनने को मिलते हैं कि एक पाकिस्तानी है, वो रास्ता भूल गया, किसी से पूछ रहा था, तो एक लड़की से पूछा तो उसने ये नहीं कहा कि आप दाएं जाएं, लेफ्ट जाएं, राइट जाएं, उसने कहा मैं आपको खुद छोड़ के आती हूं। उसने कहा नहीं आप रुक जाएं, उसने कहा नहीं यू आर लॉस्ट, मैं आपको लेके जाती हूँ। वो पूरा पता नहीं कितना दूर तक उसको पहुंचा कर आई। तो ये इस तरह की जो जेनरोसिटी है, यहाँ पे हमारे यहाँ ये स्टोरीज आती हैं कि ये काइंडनेस, ये जेनरोसिटी। अच्छा मामिया साहब, हमें जो है, मतलब मेरे तो बाल सफ़ेद हो गए, इनका नहीं पता ही इनको अपने बच्चों से शिकायत है या नहीं। आमतौर पे हम कहते हैं कि बच्चे जो है ना, इन्हें किताबें ला के भी देना तो पढ़ने वढ़ने से इनका कोई मतलब है नहीं। ऐसा ही। तो आपके यहाँ भी यही मरज़ है? जी, आजकल बहुत नौजवान बहुत कम किताबें पढ़ते हैं, तो वो टीवी देखते हैं या तो मोबाइल फ़ोन पे कुछ यूट्यूब वगैरह देखते हैं, इस तरह के। हाँ, लेकिन इस बहाने मतलब मेरे बच्चे आधे जापानी सीख रहे हैं। वो जो वीडियोस वगैरह एनिमेशन देखते एकदम बैठे होते कहते ततकाई। मैंने कहा क्या कह रहे हो तुम यार? मेरे बच्चे को ये इसी तरह शौक हुआ जापानी सीखने का, एनिमे देख के। That's how it works, yeah. और मैंने उसको ट्यूटर लगवा के दिया। एक साहब जो इधर किसी यही जो आपके जो हमारी कार कंपनी है ना, वहाँ पे वो ट्यूटर थे, वो आते थे और उसने 1 महीने में वो लिख रहा था और वो पढ़ रहा था 1 महीने में। मैं हैरान हो गया, मैंने नहीं बिल्कुल बेसिक समझ गए ना। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो, हाँ हमारे यहाँ सीखना एक खैर बच्चों के लिए तो वैसे ही आसान होता है, लेकिन हमारी लैंग्वेज की वोकल कॉर्ड्स जो है उसमें सिमिलैरिटी है काफी सारी, स्ट्रक्चर इज नॉट, तो वो आसान था। अच्छा, पिछले चंद सालों से ये जो ये OTT प्लेटफॉर्म्स हैं कौन से, उनके जरिए कोरियन और जापानीज जो फिल्में हैं और जापान कोरियन ड्रामे तो बहुत ड्रामे, उनकी तरफ यहाँ जो नई नस्ल है वो खासा मकबूल हुआ है। मतलब वो एक जो डाइवर्शन हुआ है कि पहले बॉलीवुड या हॉलीवुड वो तो था, लेकिन अब उसमें एक नया एलिमेंट भी शामिल हो गया, कोरियन ड्रामे और BTS आर्मी जो कोरियन पॉप बैंड है। मतलब लोग जिहादी है उनके पीछे, मजाक के अलावा मार डालेंगे आपको अगर आपने कुछ। पाकिस्तान में शूटिंग करने के लिए शायद आए थे ना, ये मुझे नहीं पता। अच्छा। अगर ऐसा हो गया होता ना जी इस मुल्क में, मतलब ये मुल्क बंद हो जाता, क्योंकि सारे नौजवान वहाँ पहुंचे होते, मतलब अपनी पूरी फौज लेके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब हम जितना आपने अपनी लाइफ का हिस्सा लगा दिया है ये लैंग्वेज सीखने में, कल्चर सीखने में, हमारे पास ओपनिंग यहाँ पे क्या है ताकि हम इसको और फ़रोग दें, चाहे उर्दू और जापानी का मामला हो या पाकिस्तान और जापान का मामला हो, कि इसमें हमें मज़ीद गुंजाइश कहाँ पर है कि हमें इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, चाहे सरकारी सतह पे या प्राइवेट सेक्टर में या इवन शहरियों के लेवल पे? तो लोगों के आना जाना
बहुत कम अभी तक कम है, इसलिए इसमें गुंजाइश बहुत है। क्योंकि अभी तक मैंने बताया था कि वो जापानी लोग समझते हैं कि पाकिस्तान ख़तरनाक जगह है, इसलिए बहुत कम आते हैं। लेकिन आने से पता चल जाता है कि बहुत अच्छा इलाका है, अच्छा मुल्क है, लेकिन आने तक पता नहीं चलता, इसलिए इसमें बहुत गुंजाइश। आपके बच्चों ने उर्दू थिएटर पे भी काम किया है, मतलब थिएटर ड्रामे लिखते हैं, ड्रामे पेश करते हैं हम हर साल। अच्छा, तो ये भी उर्दू सीखने के लिए है। ड्रामा पेश करने से उर्दू ज़बान तो ज़रूर सीखना पड़ता है, उसके साथ साथ मकालमा बोलना पड़ता है, ये सकाफत भी सीखना पड़ता है। ये जो आने जाने का रुझान था ना, ये जब नंगा पर्वत मैसेकर हुआ था ना, उसके बाद फिर एकदम एक ड्रॉप, कई साल पहले। ये जो माउंटेनियरिंग वाले जो लोग उससे पहले बहुत था। आप वहाँ जाए ना तो आपको वो पुरानी तस्वीर बहुत मिलेंगी। पूरी एक्सपीडिशन आई हुई है 20-30 लोगों की जापान। अच्छा, व्हाट अबाउट ये जो पहले इन्होंने बात की कि हमारे यहाँ बुद्धिस्ट जो इंटरेस्ट है, पिलग्रिमेज है, उसका कितना इंटरेस्ट है जापान में यहाँ आने में? हमारे यहाँ टेक्सला है, हमारे यहाँ इतनी हेरिटेज है, हिस्ट्री है। इंटरेस्ट तो है, दिलचस्पी तो है, लेकिन आम जापानियों को पता नहीं चलता कि टेक्सटाइल पाकिस्तान में है। अच्छा, इसलिए मार्केटिंग का मसला है। बताता हूँ, मैंने सुना कि बहुत कम लोग आते हैं खाना है जापान में, सुनने में ही आया। लेकिन जो लोग पाकिस्तान आते हैं ना, तो सब लोग वो पसंद होकर वापस जाते हैं, पाकिस्तान पसंद हो जाते हैं। इसलिए आने जाने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। तो आकर पता चल जाता है ये बहुत अच्छा मुल्क है, लोग बहुत मेहरबान शख्स ज़्यादा हैं, और आप लोग भी जापान आकर देखिएगा एक। नहीं, मेरे तो बहुत शौक है। अच्छा, मुझे तो बहुत शौक है। इनफैक्ट मुझे इतना शौक नहीं होगा जितने मेरे 2 बेटों को है। तो हमारी तरफ से वो तो कहेंगे कि अगले हफ्ते निकल जाओ। अच्छा, मतलब देखिए वही आपकी बात कि अगर सेफ्टी हम इंश्योर करते हैं तो लोग आएंगे, चाहे वो टूरिज्म के लिए आए, बिल्कुल वैसे घूमने के लिए आए। 40 साल पहले आते थे ना, यार अप अनटिल नंगा पर्वत अटैक रेगुलरली आते थे। वहां पर आप जाए ना, ऊपर फेरी मेडोज साइड पर आप लोगों से पूछें तो आपको पूरा वो ट्रैक देखो, क्योंकि देखिए दुनिया भर में ना वो जापानीज टूरिस्ट थोड़ा सा बदनाम है, वो पूरी दुनिया घूमते हैं, घूमने का शौक है, हर जगह तस्वीरें ले रहे होते हैं। आप हम भी जहाँ पे घूमे हमें नजर आते हैं। मसला ये इधर भी आएंगे, मसला ये है कि जापानी को पहमा का आना, वो जापानियों का आना मैं उन्हें नहीं समझता। जापानी शहरी जो हैं या टूरिस्ट या सयाह, उनका आना, मसलन ये सदर का जो इलाका है जहाँ से अभी पैदल चल के आप आए हैं। अच्छा, मुझे तो हैरत है कि आप पैदल चल के, बड़े बहादुर आदमी हैं आप। क्यों? तो ये भरा रहता था, गोरा चाइना उस जमाने में था ही नहीं, गरीब मुल्क था, वो नहीं आते थे, जापानीज आते थे और गोरे बहुत आते थे, और ये कोई एक मतलब नॉर्मल था, नॉर्मल सी बात थी। तो अब जो है वो सिर्फ वो लोग आते हैं जो नॉर्दर्न एरियाज में एडवेंचर करना चाहते हैं, और वो नहीं, और वो डायरेक्ट वहीं आते हैं, वो कराची के थ्रू नहीं आते ना, इस्लामाबाद लैंड करेंगे, वहां से फ्लाइट पकड़ेंगे स्कर्दू की और वहां से आगे निकल जाएंगे। अच्छा, हाइको के लिए बड़ा जो जापानीज फॉर्म है शायरी की, हाइको, उसके लिए बड़ा आप लोगों ने एफर्ट लगाया पाकिस्तान में, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़रोग हुआ क्या हाइको का जापान या पाकिस्तान में? पाकिस्तान, उर्दू फॉर्म में तो कई सालों से जब कराची में तो वो हाइको मुशायरा भी होते हैं, वो तो जापानीज काउंसलेट करवाते हैं ना, तो इसका मतलब बहुत मकबूल हो चुके हैं पाकिस्तान में भी। लेकिन कुछ फ़र्क है जापानी हाइको और उर्दू हाइको में, क्योंकि जापानी हाइकू में कुछ एक मौसम के एक लफ्ज़ शामिल करना लाजमी है। इस तरह के कुछ पाबंदियाँ वो हटा दी गई थी ना, ये कुछ फर्क है, लेकिन आवाज़ों के हिसाब से तो बिल्कुल सही। The kingfisher flashes above the pond। और ये जो वो वाला जापानीज बच्चे जो दाखिला लेते हैं, आपके एडमिशन लेते हैं और मास्टर्स करते होंगे, डिप्लोमा करते होंगे, जैसे ये शाहजेब कह रहे थे कि हर तालीम का एक ना एक माशी मकसद भी होता है कि यार इसको करके मैं करूँगा क्या। तो एक तो ये बताइए कि हर साल कितने बच्चे उर्दू क्लासों में दाखिला लेते हैं, और साउथ एशिया की कौन सी ज़बान में सबसे ज़्यादा वो जाना चाहते हैं कि उन्हें कुछ नज़र आता है कि इसमें ज़्यादा स्कोप है? जैसे मैंने बताया था कि हमारी यूनिवर्सिटी में अब 3 ज़बानों के कोर्स होते हैं, शोबे होते हैं, एक हिंदी, एक उर्दू और तीसरी बंगाली। टोक्यो यूनिवर्सिटी? जी हमारी यूनिवर्सिटी में। तो हर साल दाखिला मिल जाता है, हिंदी में 19, उर्दू में 15, बंगाली में 10। ठीक है, तो कम पेश ये तो एक ही तरह का रेशो, इतना मुश्किल मुख्तलिफ नहीं है। तो लेकिन
बार बार वो बच्चे पूछते हैं मुझसे, तो उर्दू सीख के आगे क्या होता है, बंगाली सीख के क्या होता है। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, अब जापान में उर्दू पढ़ के कोई काम नहीं है। मतलब पाकिस्तान में जापानी सीख के कोई काम है क्या? नहीं है ना, वो ये मैं मतलब तर्जुमे के बगैर एनिमे देख सकता हूँ। लेकिन अहम बात तो ये है कि उर्दू सीखना या हिंदी सीखना या तो फ्रांसीसी सीखना, यानी कोई एक गैर मुल्की ज़बान सीखने से पता चल जाता है कि जापान के अलावा दूसरे मुल्क में रहने वाले के क्या सोच है। ये सीखने के लिए वो ज़बान कोई भी हो, उर्दू हो या हिंदी हो या फ्रांसीसी हो, वियतनामीज़ हो, जो भी है वो सीखना चाहिए। जापान वो चारों तरफ समंदर है जी, तो बाहर से लोग बहुत कम आते हैं, इसलिए दूसरों को समझना बहुत मुश्किल है ये। लेकिन ज़बान सीख के ये तरीका समझ लेते हैं कि ये पाकिस्तानी लोग क्यों ये करते हैं, ये समझ सकते हैं। क्यों रबड़ी खाते हैं ये? आपने कहा और बिल्कुल ये दुरुस्त है कि जापान एक जजीरा है, और अगर हम तारीख को देखें तो एक तरह से मतलब एक जीनोफोबिया भी रहा है, इन द सेंस कि बस हमारी नस्ल है तो बाकी उस हमारे मिलजुल का इतना नहीं है। ये एक मुश्किल भी तो सामने आ रही है ना, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत शोबों में वर्कफोर्स कम होती जा रही है, राइट, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, एक एजेड पॉपुलेशन है, उनके देखभाल के लिए शायद लोग ही नहीं है इतने, और ऑटोमेशन से भी एक हद तक ही काम होता है। तो ये जो कौमी किरदार है एक जापान का, एक हिस्टोरिकल किरदार है, ये इसका ये भी तो मतलब है ना कि इमिग्रेशन और जो हम कहते हैं ना इंटीग्रेशन बाकी कम्युनिटीज की तो कदरन मुश्किल है फिर जापान। इंटीग्रेशन ऐसा ही मुश्किल है। ये सही है, ऐसा ही है जी। लेकिन हमारी कोशिश है कि दूसरों के साथ रहने से और ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी सामने आ जाएंगी। अब तो कोई चॉइस भी नहीं है ना, जी, तो मतलब लोगों को बुलाना पड़ेगा। पाकिस्तान या इंडिया जैसे दो जवान मुल्क से अगर लोग आ जाएं तो हमारी मदद भी कर सकते होंगे, और यह पाकिस्तानी लोगों के लिए बहुत अच्छा तजुर्बा भी हो सकता है। इसलिए हमारी कोशिश है कि और ज़्यादा बाहर से लोग बुलाने के लिए। जापानी हुकूमत ने भी तो लोगों को थोड़ी सी वो कोशिश करने की है ना कि यार शादियां कर लो, बच्चे पैदा कर लो। जी हाँ, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है नहीं कर रहे। जापान में अभी मैंने बताया था कि चारों तरफ समंदर है, तो बाहर से अगर लोग आ जाएं तो बहुत जक जाते हैं हम, ये क्या हो रहा है, ये कौन आ गए हैं, क्या कर रहे हैं, ये किस तरह के खाने हैं, ये आदि नहीं है अब तक। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो ये जब बाहर से अगर जो लोग आ रहे हैं तो कोई ख़ास मुल्कों से आ रहे हैं, कोई ख़ास रेशल बैकग्राउंड से आ रहे हैं जो ज़रा इजीली इंटीग्रेट कर जाएं? तो आमतौर पे तारीख से पता चल जाता है कि अमेरिका से या यूरोप की तरफ से जो लोग आते हैं, इसलिए कोई ज़्यादा बड़ा कोरियन वर्कर्स ज़्यादा होंगे शायद आपके यहाँ। हाँ, या चीनी या ब्राज़ील से लोग आते हैं। ब्राज़ील से? ओके, अच्छा, ब्राज़ील में भी जापानियों की बहुत बड़ी जी। नहीं, वो तो पेरू का सदर अल्बर्टो फुजिमोरी, जब वो सदर बना था तो मैंने नाम पढ़ा, मैंने कहा यार ये कोई पेरू का बंदा तो नहीं लग रहा मुझे, वो जापानी थे। हाँ, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात थी जी। अच्छा, आपने पाकिस्तानी सियासत पे भी काम किया थोड़ा सा, मुझे याद आया। आपने पीपल्स पार्टी पे एक मकाला या मोनोग्राफ लिखा था और पाकिस्तान की सियासी जमातों की स्टडी की थी। क्या पाया आपने, क्या देखा? पाकिस्तान में तो पंजाबी हैं, सिंधी हैं, पश्तो हैं, बलोची भी हैं, मतलब एक मुल्क में बहुत कई कौमें होती हैं। तो ये जापान में एक है, जापान में भी बहुत है, बहुत आइनू वगैरह। लेकिन पहले वो पाकिस्तान बनने के बाद ये बताया गया था कि उर्दू इस्तेमाल करके या तो मुसलमान इकट्ठे होकर एक मुल्क बन जाए, एक ज़बान एक मज़हब। जी हाँ, लेकिन तारीख देखने से पता चल जाता है कि ये इतना कामयाब नहीं हुआ। तो ये कोई सियासी पार्टी का मसला नहीं है। मुझे अभी तक मालूम नहीं है कि क्या मसला होता है, ये हमें भी मसला मालूम नहीं है, फिक्र ना करें। लेकिन एक उम्मीद ये कह सकता हूँ कि जापान में जापानी ज़बान ही इस्तेमाल करके इकट्ठा हो गया था, इसलिए उर्दू का
वो किरदार जो है बहुत अहम मैं समझता हूँ। इस तो सब उर्दू इस्तेमाल करके इकट्ठा होना मुश्किल हो उर्दू तो अब भी राब्ते की ज़बान है ना। मसलन जब एक पश्तून सिंधी से मिलता है तो उर्दू में ही बात करता है, या एक पंजाबी बलोच से उर्दू में ही बात करता है, वो राब्ते की ज़बान तो है। ये मेरी इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक उम्मीद है, राब्ते की ज़बान की हैसियत से उर्दू है। तो आपने पीपल्स पार्टी पे क्या काम किया? तो पीपल्स पार्टी जो है पहले वो जुनेजो नहीं भुट्टो साहब वो पीएमएल में थे ना, अलग होकर कन्वेंशन लीग में थे, अलग होकर वो पीपी लगा है ना। जी जी। तो इस क्या वजह थी, क्यों वो सिंध के इलाके में जो रहते थे वो अलग करना पड़ता था, इस तरह के। इसको आपने एक्सप्लोर किया अपने पेपर में? अच्छा, कि पीपल्स पार्टी कैसे वजूद में आई? सही, कैसे वजूद में आई? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, जापान में भी लोग सियासत से बेजार हैं, हमारे यहाँ तो बहुत बेजार है। पिछले एक बेचारे शिंको आबे के साथ क्या हुआ? हाँ, आजकल वोट डालने का रेशो कम है, बहुत कम। अच्छा, मतलब बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं, वोट भी कम डाल रहे हैं। 35% ही जाते हैं। मैंने एक चीज़ देखी है, जनरली हम नहीं देखते कि जापान में कोई बहुत बड़े सियासी मुजाहरे हो रहे होते हैं, कम से कम मैंने ऐसा सच नहीं देखा। लेकिन अभी हाल में मैं देख रहा था कि पहले कोई एक शख्स था वो खड़ा हो गया फ़लस्तीन के हक में नारे देते रहोगा, अब मैं देखता हूँ कई 100 लोग कम हो जाते हैं। तो अब मैं जानता हूँ कि अमीन ज़ाहिर है कि जापान एक अमेरिका का एक बहुत पुराना इत्तेहादी है और बहुत दूर है इन सारे मसले मसाइल से। तो ये जो वहाँ पर जो हो रहा है उसके बारे में क्या ख्यालात हैं लोगों के? तो लोग समझते हैं कि अमेरिका के साथ होना शायद लाजमी है जी, इसलिए मजबूरन कुछ लोग मजबूरन इसके पे जाते हैं, लेकिन उसके खिलाफ भी ज़रूर होते हैं जापान में। इसके दरमियान कुछ है तो। लेकिन अमेरिकी सकाफत से मुतासिर नहीं है इतने जापानी कल्चर से? बहुत है। अच्छा, चल देखिए, 2 ही मुल्क हैं दुनिया में जहाँ पर बेसबॉल टीम्स हैं, एक अमेरिका में है और एक जापान में है, राइट। और फिर वहां पर तो मतलब अब ये और हम कहीं और निकल जाएंगे, लेकिन निकल जाओ नहीं, आई मीन लाइक फॉर एग्जांपल कुछ जापानीज खवातीन हैं जो एक तरह से प्रिटेंड कर रही होती हैं कि दे आर ब्लैक अमेरिकन्स। उनका एक पर्टिकुलर टर्म है, अब मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन अपनी स्किन को वो डाई कर रही होती हैं, वो उसी तरह के कर्ली हेयर अपना रही होती हैं। तो लेकिन ये एक सरफेस लेवल है। जब पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 हमने बहुत देखा है, वो जो ऊपर की जो चीजें हैं वो अपना रही होती हैं, लेकिन उसके नीचे जो सकाफत है वो जापानीज है। मतलब एलीट अलग होता है, आम आदमी अलग होता है। वो ये तो आप इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें सिंधी में। हमें इजाजत दीजिए, बहुत अच्छा लगा, खुदा हाफिज। जो भी कहते हैं, आपका कैमरा, आपको कह रही है, आपका कैमरा है। तो मुझे खबर कौन है कि मुझे सिंधी टीका है या ना, पर हमें इन प्रोग्राम इख्तिताम ते पहुतो आहे, तो तव्हां सां खुदा हाफ़िज़ सां गॾु मूंखे भी शुक्रिया। वाह वाह वाह, थैंक यू शुक्रिया, बहुत बहुत दोमो आरिगातो। मेहरबानी। थैंक यू जी।